कमिश्नर मुंबई बने परमवीर सिंह, उन्होंने पटक के हमारी छाती पर डांस किया, हमारे जनेऊ को रगड़ा, मुँह से मुख के बेल्टों से मारा गया, करंट दिया गया, ठंडे पानी से नहला के फिर एसी चालू करके उसमें हम लोग के हाथ में नाखून में, पैरों के नाखून में करंट दिए गए। साध्वी जी का भगवा वस्त्र उतार दिया गया था। मारपीट के कहा जा रहा था कि मोहन भागवत जी का नाम ले लो और योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले लो। हिंदुओं के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। तो इस तरह से भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया। जनता ने उसे नकार दिया, ये एक अलग बात है। 40 के आसपास गवाह जो हैं वो उन्होंने आकर कहा कि उनको मारपीट के हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए कहा गया था। हम लोग इनोसेंट थे, हैं, और न्यायालय ने भी इस बात को माना। हेमंत करकरे जो ATS चीफ थे, जिन लोगों ने हम लोगों को झूठा अरेस्ट किया, उसको हमने कसाब के हाथों कुत्ते की मौत मरते हुए देखा है। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। मैं पवन केसवानी आज आपके समक्ष बहुचर्चित मालेगांव बम विस्फोट के एक आरोपी जो हाल में ही बरी हुए हैं, मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय, उनसे कुछ बातचीत करवाऊंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश के विरुद्ध किस तरह की साजिश कुछ लोग मिलकर कर रहे थे। 2008 की उस घटना को आज जरूर 17 साल हो गए हैं, लेकिन NIA कोर्ट का हाल में ही जो फैसला आया है वो सारी तस्वीरें खोल कर रख दिया है कि किस तरह से देश में रहने वाले चंद गद्दार किस्म के नेता और अधिकारी मिलकर देश के विरुद्ध ही साजिश रच रहे थे। मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मालेगांव बम विस्फोट को 17 साल हो गए, जिसमें आपके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, इनके अलावा अजय राहिरकर और समीर कुलकर्णी और अन्य लोग थे। इस बारे में आप मुझे बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था आपके साथ और किस तरह से अचानक आपको आरोपी बनाया गया, कितना दंड दिया गया आपको, ऐसा गुनाह जो आपने किया ही नहीं। 29 सितंबर 2008 को नासिक जिला महाराष्ट्र के मालेगांव नाम के कस्बे में एक बम धमाका रात को 9:35 पर हुआ। धमाके के तुरंत बाद 10-15 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस के साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई, पत्थर चले, पुलिस ने गोलियां चलाई और रात को करीब 3-4 बजे FIR दर्ज हुई, 2 तरह की, एक धमाके की और एक जो दंगे हुए थे उनकी। टोटल 7 आदमी मारे गए, 101 व्यक्ति घायल हुए। दूसरे दिन तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री और कुछ एक मंत्री जब वहाँ दौरा करने के लिए पहुँचे तो स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 आदमी पुलिस की गोली से मारे गए हैं और उस जो रिकॉर्डिंग हुई वो हमारे चार्जशीट में दाखिल है। इस घटना के लिए 1 महीने बाद ATS मुंबई ने 12 आदमियों को गिरफ्तार किया और 2 आदमी वांटेड दिखाए गए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्याम साहू, शिवजी कलसांगरा, मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावड़े और सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और एक और सज्जन को गिरफ्तार किया गया। प्रवीण टक्कल की नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ये 12 आदमी गिरफ्तार हुए। 2 आदमी वांटेड थे, रामजी कलसांगरा और डांगे। ये आरोप लगा कि हम लोगों ने षड्यंत्र करके ये बम ब्लास्ट कराया है। हम लोग पहले एक दूसरे से मिले नहीं थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। यदा कदा हिंदुत्व का काम करते वक्त लोगों से चर्चा हुई थी, लेकिन कस्टडी में हम लोगों के साथ बहुत ही असीम असहनीय यंत्रणा दी गई। ATS के अधिकारियों का दबाव ये था कि हम मोहन भागवत जी, श्री रविशंकर जी, प्रवीण तोगड़िया जी, योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों का नाम लें और कहें कि इन लोगों ने हम लोगों को ब्लास्ट करने के लिए बोला है। उनका कहना ये था कि हम नाम ले लें, बाद में इसको मुकर जाएं। हमारे साथ मुश्किल ये थी कि हम इन महानुभावों को जानते भी नहीं थे, इनसे मिले नहीं थे, इनसे कभी चर्चा नहीं हुई। सर, आपके साथ हुआ क्या था? वो मतलब किस तरह से टॉर्चर किया गया था आपको वहाँ पे? किस तरह कितना आप लोगों को सताया गया था? किस तरह का दबाव बनाया गया था? मारपीट से चालू हुआ, लात, मुँह से मुख के बेल्टों से मारा गया, करंट दिया गया,
ठंडे पानी से नहला के फिर एसी चालू करके उसमें हम लोग के हाथ में, नाखून में, पैरों के नाखून में करंट दिए गए, बॉडी में मारपीट की गई। तत्कालीन जो डीआईजी थे, बाद में कमिश्नर मुंबई बने परमवीर सिंह, उन्होंने पटक के हमारी छाती पर डांस किया, हमारे जनेऊ को रगड़ा। इस तरह से बहुत सारा मारपीट, सर आप 20 घंटे मारपीट चलती थी। सर आप फौज में मेजर रहे, मैं समझ सकता हूँ इतनी यातना आपको दी गई होगी। कोई सामान्य आदमी होता तो शायद कब का और ज़्यादा टूट गया होता। आप मुझे बताते हुए भी भावुक हो गए। उस दर्द को भी मैं समझ पा रहा हूँ कि आप भी सारी तस्वीरों को समझ रहे होंगे कि किस तरह से गवाह तैयार किए गए। 323 गवाह में से जहाँ तक हमारी जानकारी है कि उसमें लगातार ये चीज़ें फैब्रिकेटेड की गई कि और तैयार करने की कोशिश की गई। और कौन कौन से सबूत, कैसे कैसे यातना आप लोगों को दी गई। जैसे आपने बताया कि आपके ऊपर ये हुआ, आप बड़ी जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि किस तरह से परमवीर सिंह आपके छाती में चढ़कर वहाँ डांस कर रहे थे और आपके साथ कितनी यातना दे रहे थे। साध्वी प्रज्ञा को भी क्या आपके सामने, और दूसरे जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुरोहित, उनको भी आपके सामने बिठा करके इतनी यातना दी गई होगी। यातनाएं सभी को दी गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोई महिला कांस्टेबल नहीं मार रही थी, उसको मारने वाले पुरुष थे। उसको जो पिटवाने वाले थे वो पुरुष अधिकारी थे। और हम सारे आरोपियों को जो पोर्नोग्राफी की वीडियो ऑडियो सुनाई गई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मारा जाता था, पीटा जाता था, वो चीखती चिल्लाती थी, हम उनका आवाज़ सुन सकते थे। कर्नल पुरोहित को तो हमारे सामने ही पीटा गया। जो यातनाएं हम लोग को हो रही थी वो साथ साथ में सारे पुरुषों को तो हम लोगों ने देखा है। साध्वी जी को की आवाज़ें हमने सुनी हैं। साध्वी जी का भगवा वस्त्र उतार दिया गया था, उनको दूसरे कपड़े पहने, सामान्य कपड़े पहनने को दिए हुए थे। और जब हम लोग कोर्ट में गए तो हम लोगों ने कोर्ट में अपनी यातना बयान की। कोर्ट ने मेडिकल जांच के लिए ओरली बोला, हुआ तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने पहले ही दिन नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफी टेस्ट के लिए हामी भरी। वो टेस्ट हुए भी, 3 बार हुए, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी कोर्ट में नहीं दी गई। मैं जब हाई कोर्ट में गया उस रिपोर्ट के लिए, तो हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि उस पर वो रिलाई नहीं करते हैं। तो जाहिर है कि वो जब रिलाई नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे पक्ष में थी। जो गवाह हम लोगों के खिलाफ खड़े किए गए थे, करीब 550 गवाह थे, उसमें 323 गवाह जो हैं वो कोर्ट में आए और 40 से के आसपास गवाह जो हैं वो उन्होंने आकर कहा कि उनको मारपीट के हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए कहा गया था और उनको कोर्ट ने होस्टाइल डिक्लेयर किया। एक थ्योरी गढ़ी गई थी उस समय भगवा आतंकवाद की। चूँकि उस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी के अध्यक्षता में एक समिति सरकार को चला रही थी। ऐसा पहली बार देश में हुआ था और सरकार को बने भी 4 साल हो चुके थे। और जो सारी चीज़ें गढ़ी गई थी, आज मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये कोर्ट का फैसला आ चुका है, किस तरह से देश के साथ और खासकर परम वैभवशाली सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए जो भाषा पाकिस्तान बोलता रहा वही भाषा उस समय के कुछ राजनेता बोलते रहे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे जैसे गद्दार का नाम लूंगा। गद्दार शब्द का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि इन्होंने ही देश को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी। हम लोगों को इसमें गिरफ्तार करके ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि सिर्फ मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, हिंदू भी आतंकवादी है। और इसलिए आरएसएस को और जैसे हम लोगों को मारपीट के कहा जा रहा था कि मोहन भागवत जी का नाम ले लो और योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले लो, प्रवीण तोगड़े जी का नाम ले लो, तो जाहिर है कि हिंदुओं के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। तो इस तरह से भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया। जनता ने उसे नकार दिया, ये एक अलग बात है। फैसला सुनाते वक्त न्यायाधीश ने कहा था, जैसा कि इन्होंने कहा था कि सरकारी पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि बम विस्फोट हुआ था और न ही यह साबित कर पाया कि बम में मोटरसाइकिल लगाया गया था, जबकि दावा किया गया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित कश्मीर से आरडीएक्स लेकर आए थे, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला। और न ही यह साबित हो पाया कि पुरोहित अपने घर पर बम तैयार किए थे। रमजान की वजह से उस वक्त इलाका बंद था। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल वहां कैसे पहुंची, जबकि बताने की बार बार कोशिश की गई कि वो साध्वी प्रज्ञा की ही मोटरसाइकिल थी। इस पूरी घटना को
जितना बेहतर तरीके से आप महसूस और समझ पा रहे होंगे, तो आप थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जोड़ी गई और किस तरह से फेल हो पाई है। चूँकि हम लोग में से कोई कभी भी मालेगांव गया नहीं था, तो इसलिए एटीएस के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने हम लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बजाय कॉन्स्पिरेसी में डाला। पूरा जो केस था, चार्जशीट पढ़ने के बाद हमारे ये समझ में आया कि पूरा केस टोटल 6 बिंदुओं पर आधारित है। पहला बिंदु मोटरसाइकिल ये कहा जा रहा था कि ये मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। 2007 के जनवरी में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संन्यास ले लिया था, जिसने दुनिया छोड़ दी, दुनिया से मोह माया छोड़ दी। वो एक मोटरसाइकिल को लेके घूमेगी, ऐसा विश्वास नहीं होता है। तो उनका लाइसेंस किसी ने पेश नहीं किया। एक भी गवाह ये पेश नहीं हुआ कि जिसने उनको मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा हो। किसी ने ये नहीं देखा कि मोटरसाइकिल वहाँ पर आई तो कैसे आई, ऐसा इसका कोई गवाह नहीं था। और मोटरसाइकिल का जो भी पार्ट पुर्जा बरामद हुआ, तो जब हम लोगों ने FSL रिपोर्ट देखी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट, तो उसमें जो इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो 10-10 डिजिट्स के होते हैं, तो उसमें सिर्फ 3 ही डिजिट ऐसा था जो साध्वी जी का एलेज्ड मोटरसाइकिल था, जो कभी उन्होंने उनके नाम पर ख़रीदा गया था, वह उससे मैच होता था। इसलिए ये हम लोगों ने इस चीज़ पे जोर दिया। जज ने ये माना कि वो मोटरसाइकिल साध्वी की थी, ये प्रूव नहीं हुआ। वो मोटरसाइकिल जिस पर ब्लास्ट हुआ वो उसका साध्वी से कुछ लेना देना है, ये प्रूव नहीं हुआ। इसके अलावा जो भी अभिनव भारत संगठन की बात की गई, अभिनव भारत संगठन करीब 107-8 साल पहले वीर सावरकर जी ने बनाया था और अपने जीवन में ही 1954 के आसपास उन्होंने उसको भंग कर दिया था। चूँकि वो गुप्त संगठन था, तो इसलिए लोगों को उसके साथ नाम जोड़ने की कोशिश की गई। अभिनव भारत ट्रस्ट नाम से 3-4 संस्थाएं हैं और अलग अलग जगहों पर हैं। तो एक हवा खड़ा किया गया, कोई भी सबूत नहीं मिला और किसी भी कागज़ों में अभिनव भारत संगठन जो है वो टेररिस्ट संगठन है नहीं। ये ATS की जांच और NIA की जांच में आप कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं और किस तरह से काम करने की शैली थी? क्योंकि फंसाने की साजिश हुई थी, ये तो स्पष्ट हो चुका है न्यायालय के फैसले के बाद, अब कुछ छुपाने लायक बचा नहीं है। हमारे केस की जांच 4 इसमें संगठनों ने की, 4 एजेंसीज़ ने की। पहला तो जो रूरल पुलिस थी वो, दूसरा नासिक के रूरल DSP ने की, तीसरी ATS मुंबई ने की और चौथी NIA ने की। जब NIA जांच करने के लिए आई, NIA को चिदम्बरम जी ने दिया था, जब जांच करने के लिए आई और सारे तथ्य जो उस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे जी, तो जब वो हमारे पास आए, हमको कस्टडी में लेकर इंटरोगेट करना चाहते थे। किसी भी तरह से हम लोग कस्टडी में नहीं गए, लेकिन उनकी जांच में जो कुछ भी चीज़ें हम लोगों ने उनको बताई कि ये जितनी भी कहानी ATS की है वो किसी भी तरह से प्रूफ नहीं है और ये सारा गलत है, फैब्रिकेटेड है। तो उन लोगों ने हमारे कहने पर पूरे जो एविडेंस था उस सब को इवेल्युएट करना चालू किया। जब इवेल्युएट किया तो उनको ये पता चला कि RDX जो है वो ATS के बंदों ने ही प्लांट किया था सुधाकर चतुर्वेदी के घर में, और उस घर को ATS ये बता रही थी कि वो पुरोहित का घर है, जबकि वो पुरोहित का घर नहीं था, वो उसमें चतुर्वेदी रहते थे। और वो घर जिसमें फौज थी, जो वहाँ पर इंटेलिजेंस यूनिट, वो इंटेलिजेंस यूनिट उसका किराया भरती थी और सुधाकर चतुर्वेदी उसके इन्फॉर्मर थे, उनके पास उसका कार्ड था। तो ATS की कहानी जितनी भी थी, जितने पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, सब गलत था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों की जनता की सुरक्षा करने के लिए जिन पर जिम्मेवारी है सैंक्शन देने वाले होम सेक्रेटरी की, उन्होंने डॉटेड लाइन पर, मेरे ख्याल से ब्लैंक जगह पर, बिना देखे हुए, बिना पढ़े हुए, बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के सैंक्शन दिया। हम लोगों ने उसे चैलेंज किया, MCOCA टूटा पहले, उसके बाद UAPA को हमने चैलेंज किया, हम हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने फिर इसे नीचे न्यायालय में भेजा। न्यायालय ने UAPA को क्वेश्चन किया, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए जो सैंक्शन मिला हुआ था वो डिफेक्टिव था, उसको क्वेश्चन किया। और जो भी सबूत कहना चाहते थे वो किसी भी तरह से प्रोसिक्यूशन अपनी थ्योरी प्रूव नहीं कर पाई और हम लोगों ने उसके केस को डिमोलिश किया। उसका मुख्य कारण यही था कि हम लोग इनोसेंट थे, हैं, और न्यायालय ने भी इस बात को माना। 29 सितंबर 2008 को ये घटना हुई थी। इस घटना में 2009 से लेकर 11 तक
एटीएस ने जो अपनी चार्जशीट बनाई और जांच के दौरान इसमें 14 अभियुक्तों के नाम दर्ज किए गए, जिसमें मेजर रमेश उपाध्याय ने आप और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बीच किसी बातचीत का उल्लेख है। आपका कहना है कि पहले आपके कोई संबंध नहीं थे, पहले कोई परिचय नहीं था, और इस तरह से जो थ्योरी गढ़ी गई, ये सारी बातें आपने बताई। आम दर्शकों ने भी हमारे राष्ट्रबोध के सुन रहे हैं और पूरे देश के लोग भी इस बात को देखेंगे, और हम गहराई से इस बात को और समझने की कोशिश कर रहे हैं जिस विषय को मैं पहले उठाया था कि ये भगवा आतंकवाद के विषय पर। क्योंकि आप अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जब आपको आरोपी बनाया गया तब उससे पहले से आप लोगों के जागरण का काम कर रहे थे, जिसकी सजा शायद आपको मिली उस समय की जो व्यवस्था थी। तो आप कैसे देख पा रहे हैं ये भगवा आतंकवाद शब्द, किस तरह से गाली के रूप में आप देख पा रहे हैं इसको? मैं इसको निकृष्ट और अधिकारियों की छोटी और क्षुद्र सोच को मुझे घिन आती है ये कहते हुए कि उनको जो भारत सरकार ने वर्दी दी है उसको उन्होंने अपमानित किया है। अब तो आप बरी हो चुके हैं, जो दंड आपको मिला पूरे देश को, देश की भावना को अपमानित किया गया, खासकर भगवा आतंकवाद के माध्यम से, और एक थ्योरी करने की कोशिश की गई, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद को बचाने की कोशिश की गई। तो आज पूरा देश देख रहा है, आपको समझ रहा है, हम आपके साथ हैं और हमारी तरह पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। अब आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको दंड मिला, इसके प्रतिकार स्वरूप ऐसे लोगों को क्या आप दंड दिलाना चाहेंगे? आप आगे न्यायालय की लड़ाई लड़ेंगे? हमारा न्याय जो है वो 3 किस्म का है। पहला ईश्वरीय न्याय है। हमने हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे, जिन लोगों ने हम लोगों को झूठा अरेस्ट किया, उसको हमने कसाब के हाथों कुत्ते की मौत मरते हुए देखा है। हमने जो आदमी हमारे जनेऊ को कुचल रहा था, मेरी छाती पर डांस कर रहा था, वो परमवीर सिंह को हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई होते हुए डिसग्रेस होते हुए देखा है। जो डीसीपी हमें गाली दे रहा था राव, उसको हमने एक्सीडेंट में उसकी टांग टूटते हुए देखा है। जो एसएचओ था उस समय खानविलकर, वो 6 लाख रुपए की घूस लेता हुआ पकड़ा गया और 3 साल की सज़ा पाया, बाद में वो हाईकोर्ट ने उसे बरी किया, वो हमने देखा है। इस तरह से जिन जिन लोगों ने हम लोगों के साथ अत्याचार किया, ईश्वर ने उनके साथ न्याय किया है, ये हमने देखा है। और मनुष्य का न्यायालय हमें बरी कर चुका है, और सुप्रीम कोर्ट तक भी केस जाए तो हम बरी होंगे। और इसके बाद जो जनता है वो इन अधिकारियों को, इन पॉलिटिशियंस को निश्चित तौर पे सजा देगी, ये मुझे भारत की जनता पर विश्वास है। और इसलिए आज आप हमारी बात सुनने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर से ही सही, आज प्रकृति अपना न्याय दे रही है। मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय को शाश्वत हिंदू जागृति जैसे तमाम संगठन आमंत्रित कर रहे हैं। आज रायपुर में मेरे साथ हैं, कल बिलासपुर में होंगे। पूरे देश में इनकी आवाज़ जाएगी। राष्ट्रबोध के साथ आप लगातार यूं ही बने रहिए। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है। देश और समाज के हित में हमारा सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। कैमरा सहयोगी रूपचंद पटेल के साथ मैं पवन केसवानी। नमस्कार। जय हिंद।